नमस्कार दोस्तों आने वाला वक्त यानी कि अगले 2 से 3 महीने का जो वक्त है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ अच्छा नहीं है। 4 जून भारतीय जनता पार्टी को झटका लगता है, बहुमत की सीटें नहीं मिलती और नरेंद्र मोदी दिल्ली की राजनीति में कमजोर हो जाते हैं। 272 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर नहीं छू पाती और अब चुनौती है अलग अलग राज्यों में होने वाला विधानसभा चुनाव। हालांकि चुनौती कई राज्यों में होने वाला विधानसभा का उपचुनाव भी है, लेकिन आज हम आपसे बात करेंगे महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा की। इन तीनों राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है। यह चुनाव अक्टूबर से नवंबर के बीच हो सकता है। सितंबर के दूसरे हफ्ते तक इन राज्यों में चुनाव की अधिसूचना भी जारी हो सकती है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के दम पर सरकार में है, हरियाणा में अपने दम पर सरकार में है, लेकिन झारखंड में जेएमएम की सरकार है। और दरअसल इन तीनों राज्यों में अगर देखिए तो तीनों राज्यों में ही भाजपा के लिए तनाव है, लेकिन सबसे ज्यादा तनाव जो है वो महाराष्ट्र में है, झारखंड में है। महाराष्ट्र की सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों। महाराष्ट्र में अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, रामदास अठावले, राज ठाकरे, इन तमाम सहयोगी दलों के सहारे बीजेपी को यह लगता है कि वो सत्ता में वापसी कर लेगी। पिछले चुनाव में बीजेपी को यहां 105 सीटें मिली थी, लेकिन अपने इस बार के चुनाव में, जो इस बार का विधानसभा चुनाव है, इसमें अब तक जितने सर्वे आए हैं वो सारे सर्वे बीजेपी को 55 से 60 सीटें, 50 से 55 सीटें, इतनी सीटें ही दे रहे हैं। दूसरी तरफ संघ है जो अजीत पवार के नाम पर नाराज है। एकनाथ शिंदे खुद 100 सीटों पर लड़ना चाहते हैं। अजीत पवार खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बता रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए टेंशन यह है कि पहली बात, वो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं कर सकती। एकनाथ शिंदे की अगुवाई में वो लड़ना नहीं चाहती। बार बार ये मैसेज दिया जा रहा है कि गठबंधन में चुनाव लड़ा जाएगा, चेहरा नरेंद्र मोदी का होगा। अब एकनाथ शिंदे ये बात कह चुके हैं कि अगर 400 पार सीटों का नारा न लगता तो लोकसभा चुनाव में हमको इतना नुकसान न होता। दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में महायुति अलायंस जो है, जिसमें एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, रामदास अठावले, बीजेपी, ये तमाम लोग हैं, ये अलायंस 17 सीटों पर सिमट गया। 48 सीटों वाला राज्य और 30 सीटें इंडिया अलायंस झटक कर ले गया। ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी टेंशन है। दूसरी बात, अजीत पवार जिस तरह से नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल से दूर हुए, उन्होंने मंत्रिमंडल की सदस्यता नहीं ली, अपने किसी सांसद को मंत्री नहीं बनने दिया। अब सांसद के तौर पर उन्होंने सिर्फ 1 लोकसभा सीट जीती थी, लेकिन वो राज्य मंत्री के अलावा कैबिनेट मंत्री पद मांग रहे थे। हालांकि अब अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार, जो चुनाव हार गई थी बारामती से, वो भी राज्यसभा की सांसद है। लेकिन अजीत पवार और बीजेपी के रिश्ते सुधर नहीं रहे हैं। अगर इसको और खुलकर समझने की कोशिश करेंगे तो बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के रिश्तों में तल्खियां हैं। देवेंद्र फडणवीस कई बार दिल्ली का दौरा कर चुके हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के नाम पर ना अजीत पवार सहमत होते हैं, ना एकनाथ शिंदे। हाल ही में दोस्तों एक कार्यक्रम था जिसमें अजीत पवार ने कह दिया कि वो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे दोनों से सीनियर हैं और अगर मुख्यमंत्री पद का वादा किया गया होता तो अजीत पवार पूरी की पूरी पार्टी तोड़कर ले आते। खैर, ये बात तो महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों में सिर फुटौल मची है, बार बार बैठकें हो रही हैं और कुछ ऐसी ही स्थितियां हरियाणा में हैं। हरियाणा में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं के बेटे और बेटियां विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब बीजेपी खुद को परिवारवाद से दूर वाली पार्टी बताती है कि बीजेपी में परिवारवाद नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जब अपने बेटे बेटियों को चुनाव लड़ाना चाहते हैं तो बीजेपी के लिए यह टेंशन बन गई है। कुछ नेता तो ऐसे हैं जिनके बेटे बेटियां ये कह रहे हैं कि अगर टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़ जाएंगे, यानी वो भी बीजेपी के लिए टेंशन है। दूसरा, मनोहर लाल खट्टर को हटाकर केंद्र में ले जाना और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाना। अब बीजेपी का ये प्रयोग कितना कामयाब रहा, कितना सफल रहा, ये हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे बताएंगे, जहां सत्ता बचाने की चुनौती बीजेपी के सामने है। लेकिन दोस्तों, सबसे अहम राज्य एक और है और वो है झारखंड। झारखंड में मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, बाबूलाल मरांडी या फिर अर्जुन मुंडा? बीजेपी जानती है कि इन दोनों चेहरों के सहारे झारखंड में कोई कमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि झारखंड में एक बड़ी सिंपैथी जो है आदिवासी वर्ग की, वो हेमंत सोरेन के साथ है और हेमंत सोरेन लगातार आदिवासियों के हक और हित में फैसले लेते जा रहे हैं। चुनाव आने तक, जब तक चुनाव की अधिसूचना जारी होगी, तब तक हेमंत सोरेन इतने फैसले ले लेना चाहते हैं ताकि उसका फायदा उनको चुनाव में मिले।
हेमंत सोरेन को फंसाने की कोशिश भी नाकाम हो गई। हेमंत सोरेन सलाखों के बाहर आ गए। अब हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन दोनों मजबूती के साथ झारखंड में प्रचार कर रहे हैं। उधर बीजेपी मीटिंग पर मीटिंग कर रही है और सबसे पहले बीजेपी ये समझना चाह रही है कि वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां पिछली बार बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था या फिर हार और जीत का मार्जिन कम था। बीजेपी उन सीटों पर अगस्त के आखिरी हफ्ते में ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर देना चाहती है। दूसरी ओर वो सीटें जो एसटी रिजर्व्ड हैं, एससी रिजर्व्ड हैं, वहां पर भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान बीजेपी जल्द से जल्द कर देना चाहती है। तकरीबन यही फैसला दोस्तों महाराष्ट्र को लेकर है। वहां भी 25 से 30 सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करना चाहती है, लेकिन वहां पेंच अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ने फंसा रखा है, क्योंकि वहां अभी तक यह नहीं तय हो पाया है कि बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ेगी, शिंदे की शिवसेना कितनी सीटों पर लड़ेगी, अजीत पवार कितनी सीटों पर लड़ेंगे। अब वो जो फॉर्मूला वहां पर बीजेपी चलाना चाहती है उसमें बीजेपी खुद 150 सीटों पर लड़ना चाहती है। अगर 150 सीटों पर बीजेपी लड़ती है, एकनाथ शिंदे 100 सीटों पर लड़ना चाहते हैं, यही आंकड़ा 250 सीटों का हो जाता है, बचती हैं 38 सीटें। 38 सीटों में अब आप समझिए कैसे किसको एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि राज ठाकरे 20 से 25 सीटें मांग रहे हैं, 15 से 20 सीटें रामदास अठावले मांग रहे हैं और 50 से 70 सीटों पर दावा अजीत पवार का है। यानी कि यह फॉर्मूला बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दूसरा, नीतीश कुमार भी महाराष्ट्र में नजरें लगा रहे हैं, झारखंड में नजरें लगा रहे हैं। यानी बीजेपी के लिए इन तीनों राज्यों में तनाव से भरी खबरें हैं दोस्तों, और तीनों ही राज्यों में सीट शेयरिंग कर पाना, प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर पाना बीजेपी के लिए बड़ी टेंशन है। और जब टेंशन टिकट देने में ही हो रही है, सीट शेयरिंग में हो रही है, तो फिर चुनाव तक जाते जाते तनाव का ये पारा कितना बढ़ेगा इसका अंदाजा भी दोस्तों लगाया जा सकता है। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से फंसी है और नरेंद्र मोदी की सीटें जब से कम हुई, जब से 240 सीटों पर बीजेपी सिमट गई, तब से भाजपा और उसके सहयोगी दलों के नेता ज्यादा मुखर हो गए हैं, ज्यादा खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। अब इसका अंजाम बीजेपी का क्या करेगा, किस तरह से बीजेपी इन तीनों राज्यों में चुनौतियों से निपटेगी, और जो कोशिश बीजेपी की है कि जल्द से जल्द प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करना है, क्या ये सब कुछ इतना आसान है? फिलहाल दोस्तों लगता तो नहीं है। अब देखना होगा बीजेपी इन टेंशन से कैसे मुकाबला करती है और कैसे अपने आप को इन तीनों राज्यों में मजबूत करती है। दोस्तों, इन तीनों राज्यों के चुनाव को लेकर आपके क्या समीकरण है, आपकी राय क्या कहती है? अपनी राय, अपने समीकरण, अपने सवाल और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। उल्टा चश्मा यूसी पर यह वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मेरा नाम चंद्रकांत है।